सर मैं एक बार सीट पे बैठने के बाद मेरा मतलब ऐसा था, मेरा जो टारगेट था कि मतलब मैं और किसी एग्जाम को लेकर टारगेट नहीं था, मेरा सीधा सीधा टारगेट था वो सीजीएल को ही लेके था। मैं सिर्फ एक एग्जाम देता था, सीएचएसएल का, एसएससी सीएचएसएल का। इसके अलावा सर एसएससी एमटीएस जीडी ये कोई भी एग्जाम में नहीं देता, क्योंकि मेरा जो टारगेट फिक्स था कि मुझे सीजीएल के अंदर ही जाना है। 6:30 बजे उठ जाता था, उसके बाद मैं 7 बजे तक अपना लगभग जो डेली रूटीन है वो कंप्लीट कर लेता था, और 7:30 बजे के बाद मैं घर से रवाना हो जाता था, और 8 बजे तक मैं लाइब्रेरी डेली पहुंच जाता था हर हाल में। सर मैं एक बार सीट पे बैठने के बाद मेरा मतलब ऐसा था, मेरा हार्ड शेड्यूल था कि मैं कभी किसी से बात नहीं करता था। सर मैं 1.5 साल कंटिन्यू जो बेस्ट लाइब्रेरी में गया हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा माना कि अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको रिमेंबर करना है, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, तो उसको सबसे पहले पढ़ो। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में है दिनेश। और दिनेश डीडवाना के रहने वाले हैं, राजस्थान से। और दिनेश ने अभी 2024 में अपना सीजीएल में सिलेक्शन लिया है पीएससी की पोस्ट पर। और सबसे अच्छी बात यह कि दिनेश ने अभी जो सिलेक्शन लिया इसमें जो स्कोर रहा दिनेश का वो काफ़ी मतलब एक तरीके से इम्प्रेसिव रहा। दिनेश ने 135 मार्क्स में से मेंस के अंदर 128 मार्क्स इंग्लिश के अंदर स्कोर किए। तो आज मैं आप सभी के साथ में जो दिनेश की सक्सेस स्टोरी है उसको बढ़िया से डिस्कस करने वाला हूँ। लगभग हर एक एस्पेक्ट को हम आज टच करने की कोशिश करेंगे, भले ही वो हमारी स्टडी से रिलेटेड हो या फिर दिनेश की अपनी थोड़ी पर्सनल लाइफ की भी हम जो है बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए आज की हम अपनी इस सक्सेस स्टोरी की शुरुआत करते हैं। तो दिनेश, सबसे पहले तो आपका मोस्ट वेलकम रहेगा अड्डा 24/7 फैमिली में। और सबसे पहले ये बताइए, आपको सिलेक्शन लेने के बाद कैसा फील हो रहा है? सर मुझे बहुत ही बढ़िया फील हो रहा है, क्योंकि जब एक जो सिलेक्शन से पहले की जो जर्नी है और सिलेक्शन के बाद बहुत सारी चीज़ें सर चेंज हो जाती है। जो लोग आपको देखते हैं वो नज़रिया बिल्कुल चेंज होता है, एक रेस्पेक्ट समाज में अपन को मिलती है कि हाँ, इससे पहले हर लोग आपको पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, तो हम भी एक धीरे से जवाब देते हैं कि तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद एक अलग से फीलिंग होती है, और आप भी कह सकते हैं कि हाँ, मैं गवर्नमेंट जॉब ले चुका हूँ और मेरी जो ड्रीम जॉब थी सीजीएल मुझे मिल चुकी है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और सबसे अच्छी बात आपने बोली कि आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल चुकी है। तो इसमें एक बार थोड़ा सा आप बताइए, आपका किस पोस्ट पर अभी सिलेक्शन सर हुआ? अभी तो मेरा पीएसए पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है, और मेरा जो टारगेट था कि मतलब मैं और किसी एग्जाम को लेकर टारगेट नहीं था, मेरा सीधा सीधा टारगेट था वो सीजीएल को ही लेके था। मैं सिर्फ एक एग्जाम देता था, सीएचएसएल का, एसएससी सीएचएसएल का। इसके अलावा सर एसएससी एमटीएस जीडी ये कोई भी एग्जाम में नहीं देता, क्योंकि मेरा जो टारगेट फिक्स था कि मुझे सीजीएल के अंदर ही जाना है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये एक बहुत बड़ी बात है, पहले दिन से ही अपना एक गोल डिसाइड करना और फिर उस गोल के पीछे पूरी शिद्दत से मेहनत करना। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है हर एक एस्पिरेंट की लाइफ के लिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, सपना एक देखो मुश्किलें हजार आएंगी, सपना एक देखो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो दिन बड़ा ही शानदार होगा मेरे दोस्त, जिस दिन आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। और यही चीज आज दिनेश ने भी प्रूव किया। दिनेश ने अपना सीजीएल का सपना देखा, फाइनली सेलेक्टेड भी आज हो चुका है और बढ़िया से सारी चीज़ों को आप मतलब रियलाइज़ कर रहा है। दिनेश, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपने मुझे बताया कि सर मैं लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ता था। तो लाइब्रेरी में आपका डेली क्या रूटीन रहता था? सर जैसे मैं लाइब्रेरी है तो सर मैं सबसे पहले बताऊँ, मैं 6:30 बजे उठ जाता था, उसके बाद मैं 7 बजे तक अपना लगभग जो डेली रूटीन है वो कंप्लीट कर लेता था, और 7:30 बजे के बाद मैं घर से रवाना हो जाता था, और 8 बजे तक मैं लाइब्रेरी डेली पहुंच जाता था हर हाल में। मतलब मेरा फिक्स था कि मैं 8 बजे से पहले पहले लाइब्रेरी पहुंच जाता था। सर मैं एक बार सीट पे बैठने के बाद मेरा मतलब ऐसा था, मेरा हार्ड शेड्यूल था कि मैं कभी किसी से बात नहीं करता था। सर मैं 1.5 साल कंटिन्यू जो बेस्ट लाइब्रेरी में गया हूँ, वहाँ पे मैं कभी किसी से बात नहीं किया हूँ। अरे वाह यार। किसी से, मेरे साइड में जो बंदा बैठा ना, मैंने उससे भी ये नहीं पूछा कि आप क्या पढ़ रहे हो या फिर किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। मेरा एक ही मोटिव था कि अगर अपन लाइब्रेरी में जब जा रहे हैं तो अपना टारगेट ये होना चाहिए कि आप लाइब्रेरी को बेस्ट बेस्ट दे सके अपना। और सर मैं 8 बजे लाइब्रेरी में जाता था, उसके बाद मेरा जो पहला जो था उसमें मैं 10-26 तक स्टडी करता था, और सर सबसे पहले मैं इंग्लिश की स्टडी करता था, क्योंकि मेरा ऐसा माना कि अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको रिमेंबर करना है, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, तो उसको सबसे पहले पढ़ो। बिल्कुल। तो सर मैं 10-26 तक अपनी स्टडी करता था, उसके बाद मैं 10 मिनट का चाय का ब्रेक लेता था। ओके। 10:26 से लेके 10:36 तक मैं सर चाय पीता था। उसके बाद फिक्स था कि ऐसा नहीं कि मतलब ये 10:26 पे ही चाय पीता था, 99% टाइम सर मेरा। तो इसके पीछे कोई लॉजिक था कि 10:26 पर ही सर चाय पीनी है? लॉजिक मेरा ये नहीं था, लॉजिक मेरा था कि एक बार जब मैं पहली बार लाइब्रेरी में गया तो मेरा 10:26 पे उठना हुआ, तो उसके बाद मैंने फिक्स कर लिया था कि अब मैं इसी टाइम चाय पीऊंगा। और सर मेरे माइंड में एकदम शेड था कि मैं मोबाइल अपना सामने रखता था, 10:26 होते ही उठता था। 10:36 से पहले पहले मेरा टारगेट था कि मैं हर हाल में एंटर हो जाऊँ लाइफ में, चाहे और सर जो वॉशरूम, पानी की बोतल लेके आना, जो भी काम था मैं इन 10 मिनट में ही करता था। मतलब मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता था लाइब्रेरी के अंदर। सर 10:36 के बाद मैं वापस स्टडी शुरू करता था और 12:50 तक स्टडी करता था फिक्स।
अरे वाह। और 12:50 के बाद जब स्टडी कंप्लीट हो गई मैं खाना खाने जाता था। और सर मेरा रूटीन ऐसा था कि मैं 1:10 से पहले पहले हर हाल में खाना खा के कि मैं अपना टिफिन साथ लेके जाता था कि भाई हाँ और कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो 1:10 से पहले पहले मैं अपनी लाइब्रेरी के अंदर वापस इंटर हो जाता था। फिर सर मैं वापस अपनी स्टडी शुरू करता था और अगला जो था उसमें थोड़ा मैं कम टाइम पे स्टडी करता था, 2:26 तक स्टडी करता था। सर मेरा टाइम मुझे अभी भी पूरा कंप्लीट याद तो है। इस तरीके से जब आप इतना ज्यादा डिसिप्लिन रहे तब आपको कितना टोटल टाइम लगा प्रिपरेशन करने में? सर जब मुझे लगभग 1.5 साल मान लीजिए आप। 1.5 साल के अंदर डेढ़ आपने सीजीएल फोड़ दिया? CGL, हाँ। अरे वाह यार, दैट्स ग्रेट, रियली ग्रेट यार। इसी तरीके से देखो, आप सभी भी डिसिप्लिन होकर के तैयारी करो। जब तक आप भ्रमित हैं तब तक आप जो है मुझे लगता है असफल हैं। जिस दिन आपका ध्यान 100% एक जगह आपने फोकस्ड तरीके से फोकस करना सीख लिया, यानी कि आपका ध्यान 100% आपने एक जगह केंद्रित कर दिया, सिलेक्शन उस दिन जरूर हो जाता है। सीधा साधा जीता जागता आपके सामने अपना एक स्टूडेंट बैठा हुआ है दिनेश, और ये साफ कह रहा है मैंने बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करी है। और लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ना कैसे है, वास्तव में इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल आज हमारे सामने दिनेश है। दिनेश, इवनिंग में किस टाइम तक पढ़ाई करते थे? हाँ सर, मैं फिर 2:26 तक स्टडी, उसके बाद फिर मेरा 10 मिनट का ब्रेक था, अरे वही वाह। फिर मैं चाय पीता अंदर आ जाता लाइब्रेरी में। सर फिर बाद में पढ़ता था मैं 4:55 तक। 4:55 से लेके फिर 10 मिनट का ब्रेक, उसमें मैं शाम को मतलब बिस्किट लेता था और चाय की थोड़ी एनर्जी बनी रहे। और सर मैं 6:30 बजे तक और कभी कभी 7 साढ़े 7 बजे तक भी स्टडी किया हूँ। मेरा यही था, मैं किसी से इस टाइम कोई बात नहीं करता था। कभी मैं, लोग बहुत सारे मोबाइल चलाते हैं, वीडियो चलाते हैं, सर मैंने लाइब्रेरी के अंदर कभी अपना मोबाइल में है ना कोई भी वीडियो नहीं देखा, कोई शॉर्ट्स नहीं देखा, कोई तो मोटिवेशन। जो आप ऑनलाइन स्टडी करते थे वो घर पर करते थे क्या फिर? नहीं, मतलब जो क्लास, जैसे क्लास तो कोई लेनी तो वो ओके, लेता था, ओके। लेकिन अदर जो चीजें हैं, मान लो कोई जी। रील्स देखना है, कोई मोटिवेशनल चीजें देखनी, ये चीजें मैं कभी नहीं देखता था सर। ओके, दैट्स ग्रेट। तो अभी जैसे आप लाइब्रेरी में बढ़िया से बता रहे हैं शाम तक, फिर आपने अपने सोशल मीडिया को किस टाइम मेंटेन किया, या सोशल मीडिया से दूर है आप? नहीं सर, मैं एक चीज बता दूं, मैं पूरे सोशल मीडिया को यूज किया हूँ, अरे वाह। लेकिन मेरा ऐसा था कि मैं शाम को जब 7 बजे के बाद जब घर आता था तो मैं 8 बजे से लेकर 12 बजे तक अपने सारी चीजें यूज करता था। मतलब ओके। व्हाट्सएप है, इंस्टा, फेसबुक, फेसबुक तो मैं नहीं चलाता था, यूट्यूब वगैरह जो भी जितने वीडियो देखने में 8 से लेकर 12 बजे तक कंटिन्यू चलाता था। क्योंकि मैं, मेरा मतलब मेरे माइंड में एक सेटिस्फिकेशन था कि मैं पूरे दिन बढ़िया स्टडी कर चुका हूँ। तो बिल्कुल। शाम को मैं एकदम फ्री रहता था 8 बजे के बाद, और 12 बजे तक जब तक मैं सोता नहीं था तब तक मैं सारी चीज़ें चलाता था सर। बहुत बढ़िया भाई। देखो यार, ये चीज वास्तव में मुझे मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा पसंद आई है कि आपको एक सिस्टमेटिक एक तरीके से अपना रूटीन तैयार करना है। आपको ये मालूम होना चाहिए मुझे कब, क्या और किस तरीके से करना है। अगर आपको ये चीज क्लियर है ना कि मुझे लाइफ में करना क्या है, किस टाइम करना है और क्या नहीं करना है, तो आई थिंक आप सफल तो उसी दिन हो जा रहे हैं। आप में से अधिकतर बच्चों की जो प्रॉब्लम है, एक कॉमन प्रॉब्लम है, मुझे लगता है वो सिर्फ ये है कि आप एक दिन पढ़ लेते हैं, फिर 4 दिनों तक आप उस रूटीन को फॉलो ही नहीं कर पाते। प्लस जब आप स्टार्टिंग कर रहे होते तो जब तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर, आप 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर जैसे 3-4 दिन निकलते हैं तो आप फिर धीरे धीरे जो है आपका मोरल डाउन होना शुरू हो जाता है और आप फिर उस फ्लो के साथ नहीं पढ़ पाते जिससे आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन जब दिनेश की बात आती है तो बार बार दिनेश इसी चीज पर एम्फेसाइज कर रहा है, बार बार कह रहा है अपनी तरफ से कि सर मेरा लाइब्रेरी के अंदर बिल्कुल सटीक, एक बिल्कुल फिक्स डिसिप्लिन के साथ में मेरा रूटीन था। मैं इस टाइम तक पढ़ता था, उसके बाद दबा के फोन चलाता था, यानी लाइफ भी जी है, ऐसा नहीं लाइफ स्पॉइल कर दी। कई बच्चे कहते हैं यार जीवन खराब हो गया, मैं क्या करूं, तैयारी कर रहा हूं यार, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मुझे लगता है यार आप तैयारी सही तरीके से नहीं कर रहे। जब तक आपके पास किसी भी काम को करने का एक सही तरीका नहीं है तब तक आप जीवन में परेशान हैं। आपके अंदर काफी सारी हेजिटेशंस रहेंगी, तब तक आपके अंदर डर बना रहेगा। लेकिन जिस दिन काम करना आ गया उस दिन टेंशन नहीं होती, और प्रूफ आपके सामने है दोस्त। एक और चीज बताऊं? हाँ जी बिल्कुल सर, जैसे कि मैं लाइब्रेरी में जो जाता था मैं एकदम तैयार होके जाता था, मतलब मैं बढ़िया कपड़े पहन के, जूते उते लगा के, ऐसा नहीं कभी मैं मतलब लाइब्रेरी में इतने टाइम बैठा हूँ 10-10 11-11 घंटे, लेकिन मैं कैसे कि लोअर पहन के चला गया। क्योंकि सर मेरा मतलब ऐसा था कि आपको लगना चाहिए कि आप वास्तव में मतलब कुछ कर रहे हाँ, हैं। बिल्कुल मतलब सीजीएल के लिए आप हैं, और CGL सीजीएल के लिए में मतलब इंस्पेक्टर बनने का आपने सपना सजाया, आपकी पर्सनैलिटी से झलकना थोड़ा लगना चाहिए कि हाँ इंस्पेक्टर आने मैं वाले हैं। मतलब बिल्कुल तैयार होके जाता था। और जब मैं जाता था तो लोग किसी को भी ये लगता नहीं था कि ये तैयारी भी करता है क्या, अरे मतलब मैं इस हिसाब से जाता था। मैं जब बाइक भी लेके जाता, बढ़िया चश्मा वश्मा लगा के जाता था। लेकिन जब मैं लाइब्रेरी में इंटर कर जाता ना, उसके बाद मेरा सबसे, मेरे पापा मुझे मैसेज करते थे, सर कोई काम होता था ना अर्जेंट, वो भी मुझे फोन नहीं करते थे, उनको पता था कि फोन अटेंड नहीं करेगा। कोई भी काम होता था वो मैसेज में लिखते थे कि आज ये चीज़ लेके आनी है, लेके नहीं। सर मैं किसी से बात नहीं करता था लाइब्रेरी के टाइम में, चाहे कितना भी अर्जेंट काम हो। मेरा मतलब डिसिप्लिन इतना था कि हाँ जब तक लाइब्रेरी में, और मेरा सर ये टारगेट था जल्दी से जल्दी जॉब लें और बाद में अपनी लाइफ को एंजॉय करें।
बहुत बढ़िया दिनेश। फिर इस तरीके से आप इतना डिसिप्लिन है, तो आपने यूपीएससी के बारे में नहीं प्लान किया सर मैंने क्या? पहले प्लान किया था, पर मेरे को बाद में पहले मैं जब इंजीनियरिंग के बाद में कई सारी चीज़ें मैंने करने की कोशिश की। ओके। कई बार यूट्यूब पे भी मेरा जो डीकेवी फिटनेस के नाम से भी चैनल था, जहाँ पे मैं मतलब योग वगैरह ये जो फिटनेस वगैरह के लिए भी करवाता था। ओके। और अभी मेरा खुद का भी यूट्यूब पे चैनल हो गया सर, स्टडी एसएससी बॉस वाला। तो सर काफ़ी सारी चीज़ें करने की कोशिश की है, और अभी देखते हैं आगे अभी और मौका है यूपीएससी के लिए भी। बहुत बढ़िया दिनेश, एक बार मैं आपके साथ बात करके मुझे काफी मजा आ रहा है और चीजें निकल करके आ रही हैं। अभी दिनेश ने बताया कि वो फिटनेस पे भी काम किया, यूट्यूब पर भी मतलब अपनी तरफ से इसने स्ट्रगल करने की कोशिश की, और यूट्यूब पर मेहनत करना एक तरीके से हर एक बच्चे का कई बार सपना भी बच्चे सजाते हैं, कई बच्चे व्लॉग्स बनाते हैं, कई बच्चे अपनी रील्स शेयर करते हैं, तो वो आई थिंक एक बड़ा कॉमन फिनोमेना है। तो दिनेश, एक बार मुझे थोड़ा सा अपने बारे में इन शॉर्ट अपनी स्कूलिंग से लेकर के, ग्रेजुएशन से लेकर के और अभी तक की जो ये पूरी यात्रा है, इसको एक बार ब्रीफली आप मुझे एक्सप्लेन करो। सर मैं जो मेरी स्कूलिंग हुई वो तो सर 9th तक तो मैं गांव में पढ़ा। ओके। उसके बाद सर मैं 10th के बाद सीकर चला गया। ओके। वहाँ पे मैंने बढ़िया कोचिंग वगैरह की। फिर आपका बोर्ड कौन सा था? बोर्ड सर मैं राजस्थान बोर्ड था, ओके, RBSC। राजस्थान बोर्ड था। उसके बाद सर मैंने 12th वगैरह, मेरा मैथ सब्जेक्ट था। उसके बाद मैंने 12th में कितनी परसेंटेज रही? 12th में तो सर मेरी 73% थी, क्योंकि मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था बीच में। ओके। तो वहाँ पे परसेंटेज का ऐसा था कि आपको परसेंटेज इतने ज़्यादा की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन। तो वहाँ पे मैं 1 नंबर से मिस हो गया था। ओके। मतलब 83 पे हमें कॉलेज मिल रही थी और 82 मेरे ऐसे मार्क्स थे। ओके। उसके बाद सर मैंने आरपीटी से इंजीनियरिंग कर लिया। उसके बाद सर मैं इंजीनियरिंग में जब जाते हैं तो आपको बहुत सारे एक्सप्लोर करने की तरीके होते हैं। तो फिर मैं Exactly. उसमें मतलब मैं बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहता था, फिर मैं मार्केटिंग में जाना चाहता था। कई सारी चीज़ें करने के बाद फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पापा ने भी मुझे बताया, सजेस्ट किया कि एक बार एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर लो। और क्योंकि सर मैंने सीजीएल में एक और चीज़ बताऊँ सर, जब आप टारगेट करते हैं किसी गवर्नमेंट जॉब, तो अपने बैकग्राउंड को और इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रख के हाँ, करना चाहिए। बिल्कुल। हर किसी की अपनी पोटेंशियल्स है, हर किसी की अपनी वीकनेस है। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को देख करके उससे प्रभावित होकर तैयारी कर रहे हैं, फिर ये आपका एक मतलब टेम्परेरी मोटिवेशन, आप 2-4 दिन बाद खुश होना आपका स्वाभाविक है। लेकिन अगर आप खुद को देख लेते हैं, आपकी क्या कोर स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस, और फिर उसके बिहाव पर आपको चाहिए क्या, आप इसको डिसाइड करके तब तैयारी पर लगते हैं, तो आई थिंक हाँ सर, मैंने It will सीजीएल work इसीलिए चेंज more किया क्योंकि better. मेरा जो बैकग्राउंड था वो मैथ्स और जो रीजनिंग वगैरह वाले जो सब्जेक्ट है, मुझे लग रहा था कि ये मेरी हेल्प कर सकते हैं, तो Okay. मैं इनको ज़्यादा जल्दी कैच कर पाऊंगा। तो सर मैंने सीजीएल चयन किया। और सर बाद में जब मैंने एक बार सीजीएल का चयन कर लिया, तो सर जो बहुत सारे ऐसे एग्जाम थे जो मैं मतलब एग्जाम देता भी नहीं था किसी के, मैंने तो सिर्फ 2 ही एग्जाम दिए, एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल के, क्योंकि मेरा टारगेट था कि अगर आप टारगेट से इधर उधर हुए ना तो फिर आपको वो अचीव नहीं होगा। बिल्कुल, और सर मैं सिर्फ और सिर्फ सीजीएल को ही फोकस करता था, और फिर मैंने सीजीएल में सिलेक्शन लिया। चलो यार दिनेश, एक चीज मुझे बताओ, थोड़ा सा पर्सनली जाऊंगा, हाँ आपकी सर। कमजोरियां क्या है यार? मुझे नहीं लगता आप इतना डिसिप्लिन्ड रहे और आपने सिलेक्शन लिया, सब कुछ आपके साथ प्लस प्लस है, लेकिन मुझे अभी तक आपके अंदर कोई कमजोरी नजर नहीं आ रही। तो आपकी क्या वीकनेस है जिसको आप मानते हैं कि सर ये मेरा साथ रहा, वरना मैं अपना सेकंड अटेम्प्ट तक नहीं पहुंचता, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सर जाता। फर्स्ट अटेम्प्ट में ये था कि मैंने जो चीज़ें कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ मैं 2 ही सब्जेक्ट पे फोकस कर पाया। ओके। मेरे को मतलब ये लगा कि मैं इन चीज़ों में तो मतलब मैं इनके बिना ही सिलेक्शन, पहले मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं जीके के बिना सिलेक्शन ले लूंगा। ओके। तो सर फिर मेरे क्या वीकनेस ये थी कि मैंने पहले शुरू में 2 सब्जेक्ट की कोचिंग की, थोड़ा और वो चीज़। और सर कई सारी चीज़ों का कई ऐसे सिलेबस थे, कई चीज़ें थी जो मुझे पता नहीं चली। लेकिन जब सेकंड अटेम्प्ट में आया तो मैं सर मुझे जो आपकी जो वोकेब वाली क्लास मिली, जो 11 मिनट वाला जो शो होता कि रात को आपको जो 11 मिनट में इतनी सारी वोकेब्स पढ़ाते हो, सर वो मतलब वो चीज़ें मुझे पहले मिल ही नहीं पाई। और अड्डा 247 का जो कोर्स है जीएस में भी मुझे उसका फायदा हुआ। पवन मॉरल सर है, आपकी जो इंग्लिश वाली जो बुक है, जो पॉकेट वाली सर छोटी बुक है, हाँ जी। जिसमें जो वोकेब्स 10,000 वोकेब्स है, इतनी हाँ बढ़िया जी। तरीके से ट्री मेथड से जो सर दे रखी है, वो सारी चीज़ें जब मैंने फॉलो की, उसके बाद मैं तुरंत सर सिलेक्शन तक पहुंचा। पहले जो अटेम्प्ट में मेरे साथ ये थे कि मुझे कुछ जैसे अड्डा 247 का बिल्कुल साथ नहीं मिला, मुझे मतलब हाँ पता जी, नहीं हाँ चला जी। इस चीज़ के बारे में। बिल्कुल। 2-4 सेकंड अटेम्प्ट में मैंने पूरा चेक किया कि कहाँ से क्या दिक्कत हो रही है, कितनी कोचिंग करनी चाहिए। तो सर मैं अभी भी सजेस्ट करूंगा लोगों को कि जो सर की जो रात को जो क्लास हो रही है 11 मिनट से जो वोकेब वाला है, वो उसको आपको डेली मतलब उसको करना है। हाँ। और उसकी वोकेब्स को नोट कीजिए और उनको बार बार रिवाइज कीजिए। और सर की जो मैराथन क्लासेज है, और सर की जो बुक है इंग्लिश वाली, जो अल्टीमेट बुक है, हाँ वो जी। अल्टीमेट Ultimate English Vocab, अल्टीमेट pocket size ही बोलते हैं पॉकेट बच्चे साइज बुक उसको। बोलते हैं, उसको आप इस बार कर लीजिए। और उसको साथ रखिए कि हाँ उसको कभी भी वोकेब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। और सर एक और इंग्लिश का है, अगर आपको अपनी इंग्लिश बिल्ड करनी है तो आपकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, वो मस्ट नींव है जी हमारी। अगर हमारे घर की नींव ही कमजोर है तो फिर इमारत में ऊपर कांच लगा कहाँ पाओगे आप? बाहर से सोचते कि पेंट करा दें, तो पेंट कराने से घर मजबूत नहीं होता। घर को मजबूत करने के लिए पहले उसकी जो नींव है वो आपको स्ट्रॉन्ग करनी होगी। तो आप अगर इंग्लिश अच्छी करना चाहते हैं, सिर्फ एक सोल्यूशन है, आप पहले अपनी वोकैब्स स्ट्रॉन्ग कीजिए, वोकैब्स के साथ में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। एक टाइम ऐसा आएगा आपकी लगभग वोकैब्स आपको कवर हो चुकी होंगी, और साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट्स भी फिर वहां से आपको जो क्लियर होने शुरू होंगे। और सर क्योंकि मैं क्लोज एक- टेस्ट पर जब हम बात हाँ। करते हैं सर, तो दिनेश आप खुद नोटिस करेंगे कि क्लोज टेस्ट बगैर वोकैब्स के बच्चा वोकेब्स नहीं का डील नहीं कर कर सकता। पाते। तो इसलिए
तरीके से पढ़ो यार, आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं और चाहिए क्या आपको। आप देख रहे हैं दिनेश का सबसे अच्छी बात है डिसिप्लिन है यार। कोई भी इंसान अगर पूरी शिद्दत के साथ अपनी जो यात्रा है उसको तय करने की ठान लेना तो पूरी कायनात उसको सफल बनाने के लिए लग जाती है। सर मैं एक और चीज़ सजेस्ट हाँ कर जी। रहा हूँ, मतलब जो वोकेब वाली जो क्लास है ना सर की, वो तो आपको डेली देखनी है सर। ये कोई पेड वाली चीज़ नहीं कि आपने मुझे कुछ, मेरा पर्सनल ये जो एक्सपीरियंस है कि आप सर की वोकेब की क्लास को कम से कम 2-3 बार देखिए, ताकि बिल्कुल। आपके माइंड में वो चीज़ें सेट हो जाएगी। और सेट जाए, उनके बिल्कुल। बाद जब नोट्स, एक बार नोट्स बना के उसको 7 दिन के अंदर आप बार बार रिवाइज कीजिए। और सर की जो क्लासें आ रही है कि हाँ इंग्लिश की, मैंने तो सर को कंप्लीटली फॉलो किया। और इंग्लिश में 128 स्कोर करना, वो भी सीजीएल जैसे एग्जाम में, मेंस में, बहुत बड़ी बात है। और मैंने कंप्लीट सर को फॉलो किया, सानू सर को। थैंक यू वेरी मच भाई दिनेश यार, इतना मतलब तो आप सर दिल क्या से करूं? सारी चीजों को बता रहे हैं। और देखो यार, ये जो चीजें आज हमारे बीच में हो रही है ना, ये कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट बिल्डिंग चीजें हैं। बच्चे को दिल से पढ़ाया, दिल से बच्चे ने मेहनत की। हालांकि आज भी अपनी बात को मैं कहना चाहूंगा, हमारा योगदान सिर्फ 5%, और ना केवल मेरा, मैं मानता हूँ हर एक यूट्यूब एजुकेटर का या फिर किसी भी एजुकेटर का जो प्रॉपर अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन है किसी भी स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी में, वो सिर्फ 5% है। 95% बच्चे का अपना खुद का एक तरीके से विल पावर का गेम है। अगर बच्चा ठान ले तो फिर वो सिलेक्शन ले जाता है, क्योंकि जो चीजें चाहिए वो हम घर बैठे आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं। आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं। अगर है पॉसिबल आप लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए। और मैं एक बात कहना चाहूंगा साफ शब्दों में, लाइब्रेरी ज्वाइन करें तो यार दिनेश की तरह करें, वरना फिर रहने दें। अगर आप लाइब्रेरी में जाकर के भी दोस्ती ही कर रहे हैं, लाइब्रेरी में जाकर के भी आप रील्स ही देख रहे हैं, लाइब्रेरी में जाकर के भी आप वेब सीरीज देख रहे हो, तो यार ये काम घर से बैठकर भी कर सकते हैं आप। फिर आप लाइब्रेरी में जाकर के टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि माता पिता को बहुत आस है यार आपसे। आप अपने घर के वो चिराग हैं जिस चिराग पर घर का हर एक सदस्य नजरें टिकाए हुए बैठा है। हर एक सदस्य ये देख रहा है कब इसका सिलेक्शन हो, कब हमारे जीवन में सुकून है। क्योंकि जब जब सरकारी नौकरी आती है वो नौकरी नहीं होती, वो पूरे घर की एक खुशहाली होती है। पूरे घर के हर एक सदस्य को अपने अंदर एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग आने लग जाती है कि अब मैं सिक्योर हूँ। मेरा, आपके दादा दादी जी को लगता है कि मेरा बुढ़ापा सिक्योर है, माता पिता को लगता है कि हमारा जीवन पूरा सिक्योर है, हमारा जीवन सफल हो गया। और प्लस सबसे अच्छी बात, जो अपना कोई भी स्टूडेंट है, जो भी बच्चा सिलेक्शन लेता है, उसके अंदर जो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है ना यार, वो फीलिंग आप शायद करोड़ रुपए कमाने के बाद भी नहीं खरीद सकते या फिर नहीं पा सकते। इसलिए आप आज ही से मेहनत करो। मेहनत करो तो यार दिनेश की तरह करो। वास्तव में बच्चे ने दिल जीत लिया, सर जो इनका डिसिप्लिन है उस चीज ने। और दिनेश, इसके अलावा एक चीज और पूछता हूँ यारो, आप बड़े दिल से पढ़े, सब कुछ पढ़े, अभी पड़ोसियों के क्या हाल चाल है आपके? सर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ पड़ोसियों के बारे में। मतलब मेरा इस, क्योंकि मैंने जब इंजीनियरिंग किया तो सब लोगों को ये लग रहा था कि कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करा, क्योंकि मैं भी अलग अलग फील्ड में जाना चाहता था। हाँ तो जी। सबको ऐसा लगता था कि ये कुछ नहीं कर सकता। तो सर मेरे मन में एक ये भी चीज़ थी कि इन लोगों को बहुत जल्दी से जल्दी मतलब ये दिया जाए कि हाँ ये लग सक। बाद में जब अब मैं लगा तो सब मेरे को यही बोले, यार तुम्हारा फोकस बहुत सही था, कि मतलब तुम जब लाइब्रेरी में जाते थे किससे बात नहीं करना। और सर मैं जब, और इसीलिए सर मैं तैयार होकर जाता था लाइब्रेरी में, ताकि किसी को ये नहीं लगे कि ये पढ़ने जाता है। एग्जैक्टली यार, ये स्ट्रेटेजी बहुत काम किया भाई। देखो सब बच्चे तैयारी अब आप कर ही रहे हैं, सभी मेरे साथ जुड़ करके आप तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ। तो ध्यान रहे कि आप जिस भी दिन कहीं पर भी, स्पेशली आप लाइब्रेरी जाते हैं, आप अपने कोचिंग सेंटर में जाते हैं, जितना अच्छे से आप वेल ड्रेस्ड अप होकर के जा सके जाइए। क्योंकि जिस प्रकार से मंदिर हमेशा इंसान नहा धो करके जाता है, आपके लिए भी मेरे प्यारे दोस्त, आपकी लाइब्रेरी आपके मंदिर से कम नहीं है। आपका जीवन संवरेगा सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई से। और आप जिस स्थान पर बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो, वहीं पर आप गंधीले बैठ गए ना यार, गंदी बात है ना। बढ़िया नहा धो के जाओ। दिनेश सारी चीजें बता रहे हैं। हाँ दिनेश, और कुछ? सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप मतलब बाहर, तो आपको ऐसा लगना चाहिए जो भी आपको देखे कि यार इसका तो किसी में कुछ नहीं होना। बिल्कुल। और अब जब आप एक बार लाइब्रेरी में अंदर इंटर हो जाओ, तब ऐसा लगना चाहिए कि इससे ज्यादा मैं, सर मेरा ऐसा हो रहा था कि लाइब्रेरी में, पूरी लाइब्रेरी मुझे जानती थी और मेरा शेड्यूल सबको पता था। क्योंकि मैं 365 दिन में से 360 दिन सेम टाइम पे उठता था। तो मेरे आस पड़ोस वालों को सबको पता था कि 10-26 पे ये बंदा चाय पीने जाएगा। मतलब मेरा शेड्यूल ऐसा था कि लाइब्रेरी के अंदर जाओ तो आपसे ज्यादा कोई पढ़ाई नहीं करना चाहिए, और बाहर हो तो किसी को लगना नहीं चाहिए कि यार ये बंदा पढ़ता भी है क्या। एग्जैक्टली मेरे साथ भी यार थोड़ा सा भी, मैं जब घर पे जाता हूँ तो मैं इतना चिल होकर घूमता हूँ संडे के दिन, कि वही अपना, जैसे गर्मी आए तो शॉर्ट्स पहन रखा है, अपने गांव में अपने यारों दोस्तों के साथ मैं ऐसा होकर के जाता हूँ कि कोई मुझे कह नहीं सकता कि ये यूट्यूब पे टीचर हो सकता है। और मेरे पूरे गाँव का आज भी विश्वास नहीं है कि ये व्यक्ति टीचर बन गया। तो यार ये दिनेश ने भी आज मतलब करके दिखाया। आपके अंदर भी ये सोच होनी चाहिए, दुनिया को दिखाने के लिए हम नहीं पढ़ रहे। पहला पॉइंट, हम पढ़ाई कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपनों के लिए कर रहे हैं। और आप उस चीज को दुनिया को दिखावे के लिए कर रहे हैं, तो बेटा प्लीज मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं, ये चीजें छोड़ दीजिए। दुनिया को दिखाने के चक्कर में एक दिन आप ऐसे देखेंगे कि कोई आपको देखना भी पसंद नहीं करेगा। इसलिए खुद पर काम करो, अपने आप को बढ़िया दिखाओ, और जो आपके अंदर
एक नेचुरल फीलिंग्स हैं, जैसे आप हैं वास्तव में आप वैसे दिखिए। बनावटी जीवन आप जिएंगे तो एक टाइम के बाद आप अपनी जो प्राकृतिक जीवन है, जो आपकी दिनचर्या, आप उससे बिछड़ जाएंगे। और ये चीजें साफ साफ आज दिख रही है दोस्त। सीजीएल के अंदर सिलेक्शन लिया है, एक बिल्कुल साधारण डीडवाना जो हमारा जिला है राजस्थान के अंदर, क्योंकि मैं कई बार गया हुआ हूँ और अड्डा 24/7 में सेवाएं देने से पहले मैं राजस्थान में ही अपनी सेवाएं दिया था, तो मेरा लगाव थोड़ा राजस्थान से वैसे भी ज़्यादा है। क्योंकि एक बड़ी प्यारी बात कही जाती है राजस्थान के बारे में कि अगर अपना राज्य छोड़ करके कोई दूसरा राज्य आपको पसंद आएगा तो आई थिंक वो सिर्फ राजस्थान है, जिसके अंदर इतने प्यारे लोग हैं कि हर कोई इंसान आपको बहुत सम्मानपूर्वक आपको पुकारेगा। इवन इफ छोटे बच्चे को भी वो लोग जी कह के पुकारते हैं, क्योंकि मैंने 4 साल गुजारे हैं वहाँ पर, तो मुझे बच्चा मिला दिनेश। और डीडवाना शहर एक बहुत साधारण शहर है, बहुत साधारण, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन अगर सोच आपकी बड़ी है दोस्त तो सब कुछ बड़ा हो सकता है यार। क्या हार है, क्या जीत है, सब आपके सपनों का खेल है, आपकी विल पावर का खेल है दिनेश। इसके अलावा एक थोड़ा सा और डिस्ट्रैक्टेड मतलब अलग ट्रैक पे आपको ले जाना चाहता हूँ। जब आप अपनी इस यात्रा में बढ़िया से मेहनत करें तो आपने संडे को कैसे यूटिलाइज किया? मैं बता रहा हूँ सर, मैं संडे को बिल्कुल स्टडी नहीं करता था। मतलब मेरा ऐसा था कि 6 दिन आप बढ़िया स्टडी करो और मैं 7वें दिन सर घर पे ही रहता था संडे को, और मैं घर पे ही मतलब बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था, क्योंकि मेरी बुक सारी लाइब्रेरी के अंदर रहती है। मैं घर पे ही सारे कोई छोटा मोटा घर का काम है, कुछ और चीज़ें हैं, वही करता था। मतलब आप 6 दिन बढ़िया तैयारी करो और 1 दिन का रेस्ट लो। मेरा ऐसा माना कि उससे क्या माइंड आपका रिलैक्स हो जाएगा और आप जो लाइब्रेरी वाली जो टोन है उससे बाहर होगी कि हाँ आपको आसपास का भी पता रहेगा। जब आप इतनी डीप स्टडी करते हैं, मतलब इतना रेगुलर रहते हैं, तो मुझे लगता है। और सर एक कॉमन मिस्टेक मैंने जो देखी है, जो मतलब स्टूडेंट सेलेक्ट क्यों नहीं हो पाते, कि जो लोग हैं तैयारी करते हैं वो लगभग अपना 85% 90% ही देते हैं, अपना 100% एफर्ट्स नहीं देते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। मतलब ये चीज़ है कि मेरा भी एक सजेशन है जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, कि आप अगर जिस टाइम तैयारी कर रहे हो ना, आप मिडिल में कुछ भी मत करो कि मतलब आप जैसे थोड़ी तैयारी कर रहे हो थोड़ा इंजॉय कर रहे हो। ऐसा नहीं, आपको जब तक इंजॉय करना आप एक बार इंजॉय कर लीजिए, लेकिन जब आपको अपनी स्टडी करनी है ना, तो उसके बाद सर आप जब तक आपको अपना सिलेक्शन नहीं मिल जाता तब तक आप बीच में मत रहिए कि थोड़ी स्टडी कर ली, थोड़ी शादी में एंजॉय कर लिया। आप कंप्लीट स्टडी कीजिए और जैसे ही आप सिलेक्शन लोगे, और उसके बाद लाइफ कितनी चेंज होती है। मैं आज सर के साथ, इतने बड़े सर है, मतलब दोस्तों सर से मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब आप सिलेक्शन ले लेते हैं सर से मिलना इतना आसान हो गया। सारी चीज़ें आज मतलब सर के साथ इंटरव्यू भी चल रहा है। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि सानू सर से मुलाकात हुई। मैं जिनसे रेगुलर पढ़ा करता था इंग्लिश की वोकैब्स वगैरह, और सर के जो शो आते हैं वो भी मैं देखता था, जो मैराथन क्लासेज है मैंने सारी अटेंड की। लेकिन सर उन चीज़ों का फायदा तब हुआ कि जब आप सिलेक्शन ले लेंगे, तब आप सर से मिलेंगे और तब आपको रियल पता चलेगा कि यार सर से मैंने पढ़ा और आज मैं यहाँ पहुंच गया। बिल्कुल, ये कहते हैं ना कि आपके संघर्ष की कहानी को तब तक कोई नहीं सुनना या पढ़ना चाहता जब तक उसका शीर्षक सफलता ना हो। आप कितनी भी मेहनत कर लो, अगर आप बेटा सफल नहीं हुए तो आप असफल ही कहलाए जाएंगे। भले ही आप 0.25 से आउट होइए, या फिर आप पूरे 25 मार्क्स यानी 25 से आउट होइए, या फिर आपके 0 मार्क्स आए। इसलिए अब ये समय आ गया है कि अपनी संघर्ष की कहानी पर सफलता का शीर्षक दिया जाए, और अब इस वक्त को, अब इस कायनात को दिखा दिया जाए कि हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। अगला जो हमारा इंटरव्यू हो, मैं चाहता हूं वो आपके साथ हो, आप भी सेलेक्ट हो, आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ बैठ करके अपने हर उस छोटे भाई बहन तक, अपने हर उस मित्र तक, अपने हर उस रिश्तेदार तक पहुंचाएं जो वास्तव में सफल होना चाहता है। दिनेश बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप अड्डा 24/7 ऑफिस भी आए हैं और आपने पूरी राइट ट्रैवल किया। थैंक यू सो मच दिनेश। और आपने बड़ी स्पष्ट तरीके से, बड़ा क्लियरली बातचीत करी। और देखो, मैं मानता हूं कि जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, कॉन्फिडेंस लेवल भाई खुद से आ जाएगा आपका। अगर आप अभी भी लो कॉन्फिडेंस से जूझ रहे हैं, आप किसी भी तरीके की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं, दिनेश ने भी कहा है, 100% अपना देना शुरू करो। सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, 100% होगा, क्योंकि इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई काम नहीं जो आप कर नहीं सकते, बशर्ते आप अपनी पूरी ताकत उसमें लगाने की हिम्मत रखते हो। आपका अगर विल पावर स्ट्रोंग है तो आपको दुनिया में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मत हो मायूस, किसी भी वक्त तेरा नाम हो सकता है। मत हो मायूस, किसी भी वक्त तेरा नाम हो सकता है। और अगर दिल में हो हिम्मत और कुछ करने का जुनून, तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो सकता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो सकता है। तो आप खुद पर विश्वास रखिए, जम करके मेहनत कीजिए। अड्डा 24/7 की पूरी टीम आपके लिए डेडिकेटेड है। पूरी ईमानदारी से हम आपके लिए मेहनत पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बस आप खुद से ना हारिएगा। जीवन में एक दिन आपके माथे पर भी सफलता का राज तिलक जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।